स्टैंडर्ड और बेसिक दोनों तरह के बच्चों ने अपने अपने डाउट्स भेजे हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन एक बच्चे ने भेजा है, वो हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं। व्हाट इज द फर्स्ट क्वेश्चन? Ma'am, prove that the intercept of a tangent, प्रूव दैट द the intercepts of a tangent between between two parallel tangents two parallel tangents to a circle to a circle subtends subtends a right angle at the center. a right angle at the center। ठीक है, ओके। तो सबसे पहले बेटा जो क्वेश्चन दिया हुआ है आपको, ये तो पता चल ही गया होगा किस चैप्टर से है ना? किस चैप्टर से क्वेश्चन लग रहा है आपको, ये बताओ। सर्कल से। Related to circles. यस। क्वेश्चन में बोला है प्रूव दैट द इंटरसेप्ट ऑफ अ टेंजेंट बिटवीन टू पैरेलल टेंजेंट्स टू अ सर्कल सबटेंड्स अ राइट एंगल एट द सेंटर। ये क्वेश्चन है। मतलब क्वेश्चन की मीनिंग समझ लेते हैं, उसी के हिसाब से हम डायग्राम बना पाएंगे, है ना? तो क्वेश्चन में ये कह रहा है कि दो पैरेलल टेंजेंट्स है, एक सर्कल में दो पैरेलल टेंजेंट्स हैं। तो बना लेते हैं जरा उसको। ठीक है, शेप वाला ऑप्शन ये रहा, सर्कल। ये सर्कल है, सर्कल पे दो पैरेलल टेंजेंट्स हैं, दो टेंजेंट्स बना लीजिए। सपोज एक ये टेंजेंट है, सपोज एक नीचे इसके पैरेलल एक टेंजेंट बना लो। ठीक है, लग नहीं रही है पैरेलल, थोड़ा सा इसको ठीक करना पड़ेगा। दोबारा बना लेते हैं, रुको। इसके पैरेलल दूसरी, ये जो नीचे एक टेंजेंट है, इसके पैरेलल ही दूसरी टेंजेंट हमें बनानी है। अब ये मान लेना कि पैरेलल है, ठीक है? तुम पेंसिल से प्रॉपर ड्रॉ कर सकते हो, यहाँ थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही है। ओके, तो ये टेंजेंट्स हमारे पास है, इनको आप नाम दे दो कुछ भी। दो टेंजेंट्स है, सपोज सेंटर जो है उसको ओ आप नाम दे दीजिए। नॉर्मली हम सेंटर को ओ ही नेम करते हैं। सपोज ये टेंजेंट है हमारी एक्स वाई, और दूसरी वाली को ले लो, कुछ भी ले लो, एक्स डैश वाई डैश ले लो। ठीक है, अब यहाँ पे इन्होंने क्या कहा है, ये जो दो पैरेलल टेंजेंट्स हैं, इनका जो इनके बीच में इंटरसेप्ट है एक टेंजेंट का, मतलब एक और टेंजेंट है, ठीक है, जो इन दोनों टेंजेंट्स को काट रही है। वो टेंजेंट बना लेते हैं, यहाँ कहीं भी बना सकते हो, इन दोनों टेंजेंट्स को काट रही है। थर्ड टेंजेंट, ये टेंजेंट है तो ऑब्वियसली सर्कल को टच करेगी ना एक पॉइंट पर। ठीक है, इसका आप नाम दे दो, ये जो टेंजेंट है इसको आप नाम दे दीजिए। अच्छा, ये डाउट था किसका, किस बच्चे का डाउट था ये? वो बच्चा प्रेजेंट है या नहीं है? यस मैम, श्रद्धास्पद का। क्या नाम है? श्रद्धास्पद। अच्छा अच्छा अच्छा, आप वही हो जिसने टॉप किया था 10C में? नो मैम, नो मैम, मैम वो सर्वदम। अच्छा, सर्वदमन है। सरदमन है। कैसे चल रहा है उसकी पढ़ाई? कुछ बात हुई उससे? स्टैंडर्ड मैथ्स है ना उसके पास तो? यस मैम। चलो, ये हमारे पास अब तक ये इन्होंने ये क्वेश्चन बोला है, दिस इज द क्वेश्चन वी हैव। ठीक है, इसमें इन्होंने प्रूव क्या करना है। अब एक तो हमें ये बताया कि दो पैरेलल टेंजेंट्स हैं, और एक टेंजेंट जो है वो इंटरसेप्ट कर रही है मतलब इन दोनों पैरेलल टेंजेंट्स के बीच में इंटरसेप्ट बना हुआ है। क्वेश्चन में बोला है प्रूव करना है कि ये जो इंटरसेप्ट है ना टेंजेंट का, यानी कि ये वाली जो टेंजेंट है थर्ड, ये सेंटर पर 90 डिग्री का एंगल बना रही है। दिस इज द क्वेश्चन। तो सेंटर पर 90 डिग्री का एंगल बना रही है, मतलब सेंटर पर एंगल कैसे शो करेंगे? देखो,
इससे इसे ज्वाइन कर दो। मैं इसे दूसरे कलर का यूज करूंगी क्योंकि ये टेंजेंट वाली लाइन नहीं है, ये ऐसी नॉर्मल लाइन है। तो इसके लिए ग्रीन कलर यूज कर लेते हैं, ठीक है। तो ये जो टेंजेंट है, इस ये सेंटर पर 90 डिग्री का एंगल बना रही है। तो यहाँ से ये वाला जो पॉइंट है आपका, यहाँ से आप सेंटर पर ज्वाइन कर दोगे आप इसे। इंटरसेप्ट तो यहीं तक है ना, दिस इज द इंटरसेप्ट, ठीक है। इंटरसेप्ट मतलब इन दोनों टेंजेंट के बीच वाला पार्ट जो है, टेंजेंट का हिस्सा, ठीक है। तो वो बना रहा है राइट एंगल सेंटर पर। बोलो क्वेश्चन समझ में आ गया? सर जो भी नाम है आपका, Yes, ma'am. ठीक है। ये वी हैव टू प्रूव दैट दिस एंगल इज 90 डिग्री। ओके, तो लिख लेते हैं क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है। तो गिवन लिखेंगे सबसे पहले। गिवन में वही हमें जो हम लिखते हैं कहानी, एक्स वाई एंड एक्स डैश वाई डैश, ये दोनों पैरेलल टेंजेंट्स हैं, ठीक है। दीज आर पैरेलल टेंजेंट्स एंड ए बी इज द इंटरसेप्ट, ठीक है। ए बी इज द इंटरसेप्ट, या ए बी इज द टेंजेंट भी लिख सकते हो। इंटरसेप्ट अगर नहीं समझाना चाह रहे, आप डायरेक्टली ऐसे बोलना चाह रहे हो, सो ए बी इज द, ये ए पॉइंट ना बेटा यहाँ पे है एक्चुअली। मैम आपकी वॉइस क्रैक हो रही है। क्रैक हो रही है क्या? रुको एक मिनट, Yes, में yes, वाईफाई, ओके एक मिनट रुको, वेट 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 वेट। अभी बताना, इज इट बेटर नाउ? मैंने वाईफाई चेंज कर लिया। बताइए क्या अभी बेटर है पहले से? Yes, ma'am. ओके, ठीक है। सो ये जो पॉइंट है ना ए बी, ये इंटरसेप्ट वाले पॉइंट है, इनको इसको ठीक से लिखना पड़ेगा हमें। ये जो ए और बी है, ये कहाँ पे है पॉइंट? ये पॉइंट यहाँ पर है, देखो। दिस इज ए पॉइंट, दिस, एंड दिस इज बी पॉइंट, दिस पॉइंट, ठीक है। अब क्वेश्चन पे आ जाते हैं जल्दी से फटाफट। तो ये लिख लिया हमने, एंड ए बी इज द टेंजेंट जो सर्कल को किस पॉइंट पर टच कर रही है। देखो इस पॉइंट का भी हमें कुछ नाम देना पड़ेगा। ये भी है तो इसे सी ले लो आप, इस पॉइंट को, ठीक है। विच टचेस द सर्कल, या विद क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बोलते हैं ना। टेंजेंट जिस पॉइंट पर कांटेक्ट करती है सर्कल को, उसे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बोलते हैं। विच टचेस द सर्कल एट पॉइंट सी। ये है जो क्वेश्चन में हमें गिवन था। अब प्रूव क्या करना है हमें? टू प्रूव दैट एंगल ए ओ बी इज 90 डिग्री, ये हमें प्रूव करना है। अब हम प्रूफ स्टार्ट करते हैं। देखो तो ये एक्चुअली मुझे ऐसा याद आ रहा है, क्या ये बुक का क्वेश्चन है बेटा जो आपने पूछा है? मैम जो आपने टेस्ट में दिया था वो क्वेश्चन है। नहीं, ये क्या ये बुक में भी है क्वेश्चन ये? क्योंकि Yes, ma'am. क्वेश्चन Yes, मैंने ma'am. देखा हुआ है। देखो इसमें ना आप कंस्ट्रक्शन करोगे, ये लाइन मिला दो, यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे हम, ठीक है। इस तरह से ये लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अच्छा, जब आप पैरेलल लाइंस बनाओगे ना, प्रॉपर पैरेलल टेंजेंट बनाओगे, तो ये डायग्राम थोड़ा सा इसी के जैसा मिलेगा, लेकिन ये जैसे यहाँ पे तो आपको बिल्कुल इक्वल इक्वल लग रहा है ना दोनों ट्रायंगल्स, उसमें आपको बिल्कुल इक्वल इक्वल नहीं लगेंगे। अब आपको क्या करना है यहाँ पर, ये जो आपका सर्कल है, इसमें आपको एक डायमीटर और ड्रॉ करना पड़ेगा यहाँ पर। उसका रीजन हम बताएंगे अभी, क्योंकि हमने देखो ये जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट थे ना, इनको सेंटर से ज्वाइन किए है ना इस टेंजेंट के, तो यहाँ पर भी हम पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को सेंटर से ज्वाइन कर देंगे, इस वाली टेंजेंट के भी और इस वाली टेंजेंट के भी इवेंचुअली, क्योंकि ये दोनों पैरेलल है। तो ये जो लाइन बनेगी आपकी, ये लाइन, ये एक स्ट्रेट लाइन होगी। दिस विल बी द डायमीटर, PO Q। यहां तक क्वेश्चन आई होप आपको समझ में आ गया है। अब हम क्या करेंगे, देखो मैं प्रोसेस बता देती हूँ आपको। हमें ये 90 डिग्री प्रूव करना है ना, और हमें पता है कि दिस इज अ स्ट्रेट लाइन, तो ये पूरा एंगल 360 डिग्री का होगा। अगर आप ये जो कंप्लीट एंगल है, अगर आप इसको दो इक्वल पार्ट्स में, ये दैट दीज टू पार्ट्स आर इक्वल, अगर ये प्रूव कर दो, तो आपका क्वेश्चन बड़े आराम से 1 मिनट के अंदर सॉल्व हो जाएगा। मतलब आपको क्या प्रूव करना है कि ये ट्रायंगल इसके कॉन्ग्रुएंट है, ये ट्रायंगल इसके कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है, ये प्रूव करना है।
तो चलो ऊपर वाले दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रेंट प्रूव करते हैं। और क्योंकि आपने चैप्टर पढ़ा हुआ है, कॉन्ग्रेंसी पढ़ी हुई है आपने 9th क्लास में, तो आप बहुत जल्दी मुझे बता सकते हो। उससे पहले मैं आपको एक चीज याद दिला देती हूँ कि हमने एक थ्योरम पढ़ी थी सर्कल चैप्टर में कि टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम कॉमन एक्सटर्नल पॉइंट, मतलब एक सिंगल एक्सटर्नल पॉइंट से जो टेंजेंट्स ड्रॉ होती है सर्कल पर, उनकी लेंथ इक्वल होती है। पढ़ा है ना हमने, याद है सबको? यस मैम। तो चलो अब मुझे बताना, आप फटाफट, मैं नहीं बताऊंगी, आप लोग ही बताओगे कि इन दोनों ट्राइंगल्स को, हम ट्राइंगल का नाम लिख लेते हैं, इन ट्राइंगल AOP एंड ट्राइंगल AOC। आप मुझे बताओ इसमें आप किस तरीके से इन्हें कॉन्ग्रेंट प्रूव कर सकते हो। जल्दी जल्दी बताना है, मैम एसएसएस थ्योरम से। जल्दी बताओ कौन कौन से एलिमेंट्स हैं आपके पास यहाँ पे एसएसएस के। मैम वो एपी और एसी और वेरी मैम गुड, एओ। AP इज इक्वल टू AC। एसी AP मैम AC एओ के कॉमन है। रीजन मैम वो थ्योरम 10.2, यस टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट आर यस इक्वल। यस, वेरी गुड, टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम पॉइंट ए, शॉर्ट में लिख रही हूं मैं यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, उसके बाद में अगला पॉइंट बोलो। मैम एओ कॉमन है। AO कॉमन मैम है, एओ यस, AO इज इक्वल टू AO, दिस इज कॉमन। आगे बोलो। और मैम ओपी इज इक्वल टू ओसी। यस, मैम वेरी वो गुड, रेडियस ऑफ OP इज इक्वल सर्कल। टू OC। रीजन, दोनों रेडियाई है। रेडियस ऑफ सेम सर्कल। यस, रेडिया ऑफ द सेम सर्कल। तो ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट हो गए, और ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट हो गए तो ऑब्वियस सी बात है सारे जो इनके वो हैं एलिमेंट्स हैं, वो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स जो हैं वो बराबर हो गए, सारे एंगल्स और सारी साइड्स। तो हमें कौन से एंगल चाहिए, देखो मैं कलर से दिखाती हूँ आपको। हमें चाहिए, येलो कलर से दिखा रही हूँ, दिस एंग, अब पता नहीं दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, दूसरा कलर लेना पड़ेगा, कोई डार्क रेड ले लेती हूँ। देखो, दिस एंगल एंड दिस एंगल है ना, वी हैव टू प्रूव दैट दीज टू एंगल्स आर इक्वल। आर दीज कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, ये बताओ, कॉरस्पॉन्डिंग है या नहीं है ना? तो एंगल AOC इक्वल होगा एंगल, नाम बताओ, एंगल AOP के, ठीक है। एंगल AOP इज इक्वल टू एंगल AOC। ये जो कॉन्ग्रेंट हुआ है ये तो हुआ है SSS, मैंने शॉर्ट में करा है, ठीक है। आप प्रॉपर लिख लेना, समझा दिया प्रॉपरली। एंगल जो है वो बराबर किससे हुए हैं, CP CT, याद है ना सबको, ठीक है। अब दोनों एंगल बराबर हो गए ये वाले। अब जरा नीचे बिल्कुल इसी तरीके से आप चाहो तो ये पूरा प्रोसेस दोबारा भी लिख सकते हो, या ऐसे करके लिख सकते हो सिमिलरली। कौन से ट्राइंगल्स होंगे, ट्राइंगल का नाम बोलना मुझे जो कॉन्ग्रेंट होंगे नीचे दोनों, जल्दी बोलो, कैसे लिखोगे? बताओ बेटा, माइक्रोफोन ऑन करके बोलो। अब तो बता ही सकते हो, ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट होंगे ना नीचे वाले, नाम बोलो इनका। मैम ट्राइंगल QOB इज इक्वल टू यस, ट्राइंगल QOB BOC विल बी इज इक्वल कॉन्ग्रेंट कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल BOC। BOC, एग्जैक्टली, बिल्कुल ठीक है। और एंगल, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स किसकी बात कर रहे हैं, कौन से कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे, यही दोनों। Yes, ma'am. QOB विल बी इक्वल टू एंगल BOC। ये दोनों एंगल्स हो गए बराबर, ठीक है। यहाँ भी सेम रूल लगा है, ये SSS से ही हुआ है, ये भी CPCT से हुआ है, ठीक है। अब क्या करेंगे, देखो ये दोनों एंगल्स बराबर हो, यहाँ पे मैं शो कर देती हूँ एक बार, ग्रीन ब्लू कलर से कर देती हूँ, चलो। ये दोनों एंगल्स भी बराबर हो गए, दीज टू एंगल्स, ठीक है। ब्लू वाले दोनों इक्वल है, रेड वाले दोनों इक्वल है। अब हमें ये पता है कि ये चारों एंगल्स जो है इनका सम 360 डिग्री होगा। रीजन, एंगल एज मैम 180 नहीं होगा? किसका, सॉरी, हाँ सॉरी, यस 360 बोल दिया क्या मैंने, 180 होगा, स्ट्रेट लाइन है ना। एज एंगल, मतलब आप यू कैन करेक्ट इट ऑब्वियसली, मुझे बता सकते हो अगर मैंने कहीं गलत बोल दिया, बिकॉज मैं लिख भी रही हूँ तो मेरा थोड़ा सा माइंड डाइवर्टेड है। एंगल POA प्लस एंगल AOC प्लस एंगल BOC प्लस एंगल
आप इसे पीओए लिखो या एओपी लिखो, एक ही बात है, ठीक है। प्लस एंगल बीओसी प्लस एंगल क्यूओबी, ये चारों एंगल्स जो है इनका सम होगा 180 डिग्री। रीजन आपको लिखना होगा बिकॉज पीक्यू इज द डायमीटर ऑफ द सर्कल एंड बीइंग अ स्ट्रेट लाइन ऑब्वियसली टोटल एंगल 180 डिग्री होगा। अब इसमें से दो एंगल्स इक्वल हैं तो आप ऐसे लिख लो, एंगल पीओए की जगह आप एओसी लिख सकते हो क्योंकि दोनों इक्वल है यहाँ पे, है ना। अभी हमने प्रूव किया है ये। इसे इक्वेशन नंबर 1 ले लो, इसे इक्वेशन नंबर 2 ले लो। पीओए की जगह, पीओए या एओपी जो भी गया है, पीओए की जगह एओसी लिख लो तो एओसी डबल हो जाएगा। और इसी तरीके से हमें बीओसी चाहिए तो क्यूओबी को रिप्लेस कर दो बीओसी से, तो क्यूओबी की जगह बीओसी एंगल लिख लीजिए इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब ये दो बार प्लस हो गए हैं तो ये हो जाएगा 2, कॉमन आ गया, एंगल एओसी प्लस एंगल बीओसी इज इक्वल टू 180 डिग्री। 2 इधर चला जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो आपको ये मिल गया एंगल एओसी प्लस बीओसी इज इक्वल टू 90 डिग्री। और क्योंकि ये दोनों एंगल्स को अगर आप टोटल देखो एओसी प्लस बीओसी, तो ये हम बात कर रहे हैं एंगल एओबी की एक्चुअली, तो एंगल एओबी इज इक्वल टू 90 डिग्री। यही हमें प्रूव करना था। क्वेश्चन समझ में आया? जिसका डाउट था उसको क्लियर हो गया? यस मैम, थैंक यू मैम। ओके, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। एक्सक्यूज मी मैम। हाँ बेटा। मैम उसी पेज का फर्स्ट क्वेश्चन में जहाँ पे मैम ने मोड की वैल्यू दी हुई थी मैम, कौन से क्वेश्चन की बात कर रहे हो? मैम वही पेज जिसमें ये क्वेश्चन था उसका फर्स्ट क्वेश्चन। एक मिनट, टेस्ट वाले क्वेश्चन पेपर की बात कर रहे हो? यस मैम। रुको एक मिनट, खोलना पड़ेगा बेटा, ओपन करना पड़ेगा, वेट। ये फर्स्ट क्वेश्चन। यस मैम। हाँ बोलो। मैम एक्चुअली इसमें 10 सबसे हाईएस्ट है, हाँ तो मैम 10 करके निकाला तो गलत है आंसर। मैम उसके बाद नहीं एक्स बेटा, वो करके नहीं निकाला देखना तो आपको, वो नहीं देखना है। मैंने आपको क्वेश्चन में बोला है जब आपको क्वेश्चन में मोड की, मीन की, मीडियन की वैल्यू गिवन हो तो आपको कुछ देखना ही नहीं है, आपको डायरेक्ट इसी वैल्यू से आपको रेंज पता चल जाएगी ना कि मॉडल क्लास कौन सी होगी, मीडियन क्लास कौन सी होगी, ठीक है। ये गलती किसी और बच्चे ने भी पेपर में की थी, मतलब इस तरह का क्वेश्चन नहीं था, कुछ और क्वेश्चन था, लेकिन यही मिस्टेक आई थिंक सर्वदमन ने की थी शायद, ये वाली मिस्टेक। तो मैंने मैंने उससे पूछा था कि उसके मार्क्स कहाँ डिडक्ट हुए हैं, तो उसने मुझे बताया था कि उसने मीडियन क्लास या मॉडल क्लास जो भी थी वो गलत ढूंढ ली थी। क्वेश्चन में एक चीज का ध्यान रखें आप, अगर आपको मोड की या मीडियन की वैल्यू देखो, एक मिनट मेरी बात सुनो आप। हम जो मॉडल क्लास या मीडियन क्लास चूज करते हैं ना, वो क्यों करते हैं, पर्पस क्या होता है? क्योंकि हमें पता नहीं होती उसकी वैल्यू, है ना। मैम हमारा मॉडल क्लास उसी के बीच में आ जाएगा, 30 to 40 के बीच में। एग्जैक्टली, बिल्कुल। अगर हमें ये पता ही है, अगर हमें पहले से दिया ही हुआ है मोड, तो हमें पता है ना कि किस रेंज में आएगी। जाहिर सी बात है, हमें मालूम है यहाँ से कि मॉडल क्लास क्या होनी चाहिए, 30 to 40 होनी चाहिए। और वैसे भी एक चीज मैं आपको बताऊं, जिसने भी क्वेश्चन पूछा है, जब तक आपको पता ही नहीं है कि x क्या है, आपको कैसे पता कि 10 हाईएस्ट होगी फ्रीक्वेंसी? हाउ डू यू नो दैट x इज नॉट ग्रेटर देन 10? समझ आया बेटा? यस मैम। ओके, अच्छा, x की वैल्यू आई क्या 30 में? क्वेश्चन किसी ने सॉल्व किया हो तो मैम Yes, 19 है। कितनी आई थी? मैम 19। 19। यस मैम, x इज इक्वल टू 19। तो फिर अब बताओ, x की वैल्यू 19 हो गई तो फिर ये हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होगी या नहीं होगी? तो ये इस चीज का ध्यान रखना। मैंने आपको क्लास में भी कई बार बताया है आप लोगों को कि आपको मतलब आपको अपना काम नहीं बढ़ाना है, आपको अपना काम आसान करना है। अगर आपको मोड मीडियन की वैल्यू दी हुई है, आपको क्लास ढूंढने की कोई जरूरत नहीं है। आपको वो जिस रेंज में वो आएगी वो वैल्यू, वही रेंज आपकी, वही क्लास इंटरवल आपका मॉडल क्लास या मीडियन क्लास होगा। क्लियर है? यस मैम। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाँ, इस क्वेश्चन में क्या प्रॉब्लम थी बेटा? इसमें आपको डिस्टेंस निकालना है। इसमें तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगेगा। किसका डाउट है? बच्चा प्रेजेंट है अभी क्लास में या नहीं?
जिसका डाउट है वो बच्चा प्रेजेंट है क्लास में? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं फिर, कोई फायदा नहीं है। ये देखो, ये वाला डाउट किसका है? ये नाम बताओ अपना बेटा, अभी प्रेजेंट हो क्लास में? मैम युवराज Yes, ma'am. चरण। अच्छा ठीक है। 2 pipes running together can fill a cistern in 3 and 1/13 minutes. If one pipe takes 3 minutes more than the other to fill it, find the time in which each. ये एक्चुअली मैंने ये वाला क्वेश्चन आई थिंक क्लास में भी कराया, ये वाला क्वेश्चन मैंने आपको। ठीक है, ये काफी इजी क्वेश्चन होते हैं और ये अच्छे क्वेश्चन है। 5 मार्क्स में आएगा सेक्शन डी में, स्टैंडर्ड बेसिक किसी में भी आ सकता है 5 मार्क्स में। और ये आपका क्वेश्चन जो है वर्ड प्रॉब्लम वाला क्वेश्चन है, तो चलो इसे सॉल्व करते हैं। टाइम एंड वर्क वाला जो कॉन्सेप्ट है ना, टाइम एंड वर्क पे बेस्ड वाले जो क्वेश्चंस है, ये उसी का एक एग्जाम्पल है। क्वेश्चन में बोला है कि अगर 2 पाइप्स एक साथ चल रहे हैं, उनमें से पानी निकल रहा है और वो एक सिस्टर्न को फिल करते हैं। सिस्टर्न बोलते हैं जो हमारे घर में जैसे टैंक, बड़े वाला टैंक होता है ना, उसमें उसको सिस्टर्न हम कहते हैं। ठीक है, तो बड़े वाले टैंक को ये दोनों पाइप्स भर रहे हैं। अगर एक साथ चलेंगे तो इनको टाइम लग रहा है 3 and 1/13 minutes। इसको सबसे पहले तो हम इम्प्रॉपर में चेंज कर देंगे, मिक्स फ्रैक्शन दिया हुआ है। मुझे बता, पहले एक बात बताओ, तुम्हें क्वेश्चन विजिबल है या नहीं है? इतना बता दो, क्वेश्चन विजिबल है सबको? थोड़ा और यस मैम विजिबल है। इसको और बड़ा कर देते हैं, अभी दिख रहा है ना? ठीक है जी मैम। यहाँ पे क्वेश्चन में बोला है 2 पाइप्स रनिंग टुगेदर, दोनों पाइप्स अगर साथ में चलेंगे तो इतना टाइम लग रहा है, और एक पाइप जो है वो दूसरे के कंपैरिजन में फिल करने में 3 मिनट ज्यादा लेता है। देखो, टाइम ज्यादा तब लेगा जब उसकी पानी की स्पीड उसमें से कम होगी, है ना। एक पाइप का टाइमिंग जो है 3 मिनट ज्यादा है दूसरे के कंपैरिजन में। आपको पूछा है, क्वेश्चन में पूछा है कि बताओ अगर अकेले चलाया जाए हर एक पाइप को, दोनों पाइप्स को साथ में ना चलाया जाए, तो बताओ वो अकेले कितनी कितनी देर में पानी फिल कर देंगे। हमें ये तो पता है कि उनके बीच में 3 मिनट का गैप है, लेकिन ये नहीं पता कि वो एग्जैक्टली टाइम कितना लगा रहे हैं। क्वेश्चन समझ में आया सबको? ठीक है, अगर हम अकेले एक पाइप को चलाते हैं तो एक पाइप जो है 3 मिनट ज्यादा लेता है दूसरे पाइप के कंपैरिजन में, जब उसे अकेला चलाते हैं। अब ये बताना है कि अगर अकेले अकेले चलाएंगे दोनों पाइप्स को तो कितना कितना टाइम लेंगे सिस्टर्न को फिल करने में। ये क्वेश्चन बहुत इजी है और ये टाइम एंड वर्क वाले कंसेप्ट पे बेस्ड है। मैं यहाँ पे करा देती हूँ आपको ये क्वेश्चन फटाफट से। देखो, इसमें सबसे पहले क्या करते हैं, जो हमें दोनों पाइप्स दे रखे हैं ना, इनका टाइमिंग जो है वो लिख लेते हैं यहाँ पे। पहले तो जो पूछा है क्वेश्चन में उसको अज्यूम करते हैं। तो मान लीजिए एक पाइप को जो टाइम लग रहा है, लेट द टाइम टेकन बाय 1। अब मैं क्वेश्चन को एक्चुअली छोटा कर देती हूँ यहाँ पे। अब आपको इसके क्वेश्चन, मैम हाँ बोलो। मैम एक डाउट है कि मैम ये ऐसे वर्क एंड टाइम वाले क्वेश्चन आएंगे तो मैम हमको ये क्लियरिटी कैसे मिलेगी कि ये जो क्वेश्चन है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन से टॉपिक से या लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल? ये क्वाड्रेटिक से ही सॉल्व होगा ना ये वाला तो। अच्छा, आपको यस कैसे मैम, पता ये वाला चलेगा तो बेटा? मैम क्वेश्चन, ये वाला तो पता है कि क्वाड्रेटिक से होगा, हाँ। लेकिन कुछ क्वेश्चंस मैम होते हैं जो लीनियर इक्वेशन इन 2 हाँ वेरिएबल्स हाँ, से भी बिल्कुल हो सही जाते बोल हैं। रहे हो आप। यस, कुछ क्वेश्चन होते हैं जो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल से है। तो आप जब क्वेश्चन को सॉल्व करोगे ना, प्रॉपर इक्वेशंस बनाओगे, इक्वेशन ऑब्वियस सी बात है, कॉमन सेंस वाली बात है कि अगर इक्वेशन क्वाड्रेटिक बनेगी तो क्वाड्रेटिक का क्वेश्चन है। स्टार्टिंग तो क्वेश्चन की सेम वे में ही होगी ना बेटा। क्वेश्चन को सिंप्लीफाई तो आप करोगे ही करोगे, चाहे वो इस चैप्टर से बिलोंग करता हो, क्वाड्रेटिक से या लीनियर। अगर आप ये लीनियर इक्वेशन से क्वेश्चन होता तो भी तो आप इसी तरीके से सॉल्व करते ना इसे। बस फर्क ये था कि उसमें इक्वेशंस जो बनती वो 2 इक्वेशंस बनती, पहली बात तो, और दोनों इक्वेशन लीनियर इक्वेशन होती, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ना बनती उसमें। ठीक है, तो वो हमें सिंप्लीफाई करने के बाद ही पता चलता है कि क्वेश्चन हमें कौन सा कंसेप्ट आगे यूज करना है। बाकी ये है कि हम कुछ क्वेश्चन जैसे प्रैक्टिस करेंगे ना तो हम डिफरेंशिएट कर पाएंगे कि इस तरह के क्वेश्चन जो है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स के होंगे, और ये वाले जो है, जैसे ये तो आप पहचानने लग गए हो ना। अब आपने लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स के कम क्वेश्चन प्रैक्टिस किए वर्ड प्रॉब्लम, दैट्स व्हाई यू आर नॉट एबल टू आइडेंटिफाई एट अ ग्लांस। अभी देखते ही पहचानना अभी नहीं आया है, तो उसके लिए यू नीड टू प्रैक्टिस मोर वर्ड प्रॉब्लम्स फ्रॉम लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। क्लियर है?
मैम बेसिकली कि दो इक्वेशन दे देंगे, मतलब दो स्टेटमेंट दे देंगे जिसमें जब लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स यूज होगा। यस यस यस, उसमें दो सिचुएशंस बनेंगे, आपको पता चल जाएगा जब इक्वेशन बना रहे होगे ना, तभी आपको क्लैरिफाई हो जाएगा। और उसमें दो वेरिएबल्स होंगे, सबसे बड़ी बात उसमें दो वेरिएबल्स यूज होंगे। यहाँ पे हमें दो वेरिएबल यूज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि एक वेरिएबल दूसरे पे, मतलब वैल्यूज तो वैसे दो निकालनी है, लेकिन एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। ठीक है, मतलब एक की फॉर्म वो में दोनों स्टेटमेंट इंडिपेंडेंट होंगे हाँ एग्जैक्टली जब। ओके मैम, डन है। ठीक है। चलो अभी क्वेश्चन को इसको कर लेते हैं, जल्दी से मैं बताती हूँ। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। तो हम सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे लेट द टाइम टेकन बाय फास्टर पाइप। एक तेज चलेगा, एक धीरे चलेगा। जो तेज चलेगा मान लो उसको x मिनट्स लग रहे हैं, ठीक है, और जो धीरे चलेगा वो ज्यादा टाइम लेगा। तो जो 3 मिनट एक्स्ट्रा लग रहे हैं वो इसी को लगेंगे, स्लोअर पाइप को। ये बताओ जिसका डाउट है उसको सुनाई तो दे रहा है, उसको नेटवर्क प्रॉब्लम तो नहीं है ना उसके यहाँ पे? नो मैम। ठीक है। इसको कितना टाइम लगा, इसको मिला, इसको टाइम लगा x+3 मिनट्स। ये इक्वेशन समझ में आया बेटा? यस मैम। ठीक है। अच्छा मैंने ना यहाँ पे शॉर्ट में लिखा है ये स्टेटमेंट। मतलब हमेशा ये जितने भी क्वेश्चन होते हैं ना पाइप वाले, इनमें हम यही करते हैं। पहले हम लिख लेते हैं कि टोटल टाइम कितना लग रहा है, x मिनट्स पूरी टैंक को भरने में। यहाँ पे ये पूरा स्टेटमेंट ऐसे होना चाहिए, लेट द टाइम टेकन बाय फास्टर पाइप टू फिल द कंप्लीट सिस्टम, या टू फिल अ सिस्टम, ये होना चाहिए इन x इज इक्वल टू x मिनट्स। उसके बाद में हम क्या करते हैं, हम 1 मिनट में कितना पानी भरेगा वो निकालते हैं। फिर इसका भी 1 मिनट में कितना पानी भरेगा स्लोअर पाइप का, वो निकाल लेते हैं, फिर उन्हें ऐड कर लेते हैं। बिल्कुल इसी तरीके से दोनों पाइप मिलके 1 मिनट में कितना पानी भरेंगे वो निकालेंगे। मैं आपको स्टेप्स बता रही हूँ, ये आपको मतलब ये तो अब याद हो जाना चाहिए बिल्कुल अच्छी तरीके से कि इसी तरीके से सॉल्व होता है ये क्वेश्चन। तो यहाँ पे हम वही करेंगे। तो यहाँ निकालेंगे हम सिस्टर्न, अमाउंट ऑफ सिस्टर्न या पोर्शन ऑफ सिस्टर्न, पोर्शन ऑफ सिस्टर्न filled in 1 minute by faster pipe, by faster pipe। तो ये आपको याद होगा, जब हम पोर्शन निकालते हैं तो क्या करते हैं, इसका टाइम जो है उसका अपोजिट। भाई इतने टाइम में अगर पूरा टैंक भर रहा है तो 1 मिनट में कितना भरेगा, तो इसका 1 के अपॉन में चला जाएगा, ये 1/x, वर्क डन निकाल लेंगे इसका। है ना? याद आ रहा है? आप लोगों को कराया हुआ है मैंने क्वेश्चन क्लास में। यस मैम, ओसवाल के बुक से आपने हाँ ऐसे काफी क्वेश्चंस करवाए थे। पोर्शन ऑफ सिस्टम फिल्ड इन, ये बुक में भी है वैसे, ये आपके आई थिंक इस बार तो शायद इन्होंने डिलीट कर दिए हैं ये। यस मैम, मैम 4.3 एक्सरसाइज में था। हाँ लेकिन पहले ये थे क्वेश्चन, और ये अभी इन्होंने सीबीएसई के सैम्पल पेपर में भी आया है। तो स्लोअर पाइप 1 मिनट में कितना पोर्शन भर देगा वो निकाल लेते हैं। तो ये हो जाएगा 1/x+3। अब क्या करेंगे, ये दोनों पाइप्स मिलके कितना भर रहे थे उसका स्टेटमेंट लिख लेते हैं, टाइम टेकन बाय बोथ पाइप्स टू फिल अ सिस्टर्न इज इक्वल टू कितना टाइम था, 3 and 1/13, मतलब 40/13 मिनट्स। ठीक है, 40/13 मिनट। इसका भी वही करेंगे, पोर्शन निकालेंगे, पर टैंक का कितना पोर्शन भर रहा है, 1 मिनट में कितना पोर्शन भर रहा है, पोर्शन फिल्ड, पोर्शन ऑफ सिस्टर्न या पार्ट ऑफ सिस्टर्न भी लिख सकते हो आप, पोर्शन ऑफ सिस्टर्न फिल्ड इन 1 मिनट बाय बोथ द पाइप्स इज इक्वल टू, बोथ द पाइप्स इज इक्वल टू 1/40/13, मतलब उल्टा हो जाएगा, 13/40 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, देखो 1 मिनट में इतना पानी स्लोअर पाइप से, फास्टर पाइप से भर रहा है, इतना पानी स्लोअर से, तो इनसे इनका टोटल जो होगा 1 मिनट में, ये जितना टोटल अलग अलग भर रहे हैं, दोनों मिलके भी तो 1 मिनट में उतना ही भरेंगे ना। ठीक है, तो ये इक्वल होगा किसके, 13/40 के। यहां से बनेगी इक्वेशन, एलसीएम लेकर सॉल्व करोगे तो x+3, ये क्रॉस मल्टी आता है ना, एलसीएम लेना सबको, इसकी मल्टीप्लाई 1 से, इसकी मल्टीप्लाई 1 से, और आपस में इन दोनों की मल्टीप्लाई इस तरीके से करते हैं। ठीक है, तो x अपॉन में x इंटू x+3 इज इक्वल टू 13/40, ये हो जाएगा आपका 2x+3
अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 3x इज इक्वल टू 13/40। सॉल्व करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको सॉल्व करनी आती है। मुझे बताओ, क्या मुझे पूरा क्वेश्चन सॉल्व कराना है या हो जाएगा? कर मैम लोगे? हो जाएगा। हो जाएगा ना? समझ में आ गया अभी कैसे, क्या था कॉन्सेप्ट, क्या था? ठीक है, यस मैम। चलो वेरी गुड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम, क्योंकि फिर इतनी धीरे करेंगे तो हो गया काम हमारा। नेक्स्ट, ये किसी ने डाउट पूछा था बेटा, एक बार क्वेश्चन पढ़ लेते हैं क्या लिखा है। x इज अ पॉइंट ऑन द साइड BC ऑफ अ ट्राइंगल ABC। अच्छा, तो पहले सबसे पहले हमें एक ट्राइंगल बनाना है ABC। ट्राइंगल ABC, थोड़ा ऊपर बना लेते हैं, स्पेस मिल जाएगा। ठीक है, इसकी BC जो साइड है उस पर एक पॉइंट है x। तो पहले इसके सारे वर्टेक्स को नाम दे देते हैं ABC। इसकी जो BC साइड है इस पे एक पॉइंट है x पॉइंट ले लो कहीं पर भी, यहाँ पे ले लो। ठीक है, अब इन्होंने कहा है आगे क्वेश्चन में कि XM एंड XN आर ड्रॉन पैरेलल टू AB एंड AC रिस्पेक्टिवली, मीटिंग AB इन N एंड AC इन M। देखो, दो लाइन सेगमेंट है XM एंड XN, और वो कैसे है? पैरेलल है। XM पैरेलल है AB के, और XN पैरेलल है AC के, और ये मिल रहे हैं N और M पॉइंट पे, मतलब बाहर नहीं जा रहे हैं, फिगर के अंदर ही बनेंगे। ठीक है, तो बना लेते हैं, एक बार ड्रॉ कर लेते हैं। XM पैरेलल है किसके? AB के पैरेलल एक लाइन बनानी है हमें। तो अच्छा, ये डाउट जिसका था वो बच्चा प्रेजेंट है या नहीं है? यस मैम, प्रेजेंट है। ठीक है ठीक है ठीक है, ये XM बना लेते हैं। लग रहा है आपको ये पैरेलल? हाँ ठीक है, ये पैरेलल है इसके, तो अब हो गया। ये देखिए, इस पॉइंट का नाम है M। AB के पैरेलल ये XM है, और AC के पैरेलल है XN। X से ही दूसरी लाइन बनानी है पैरेलल AC के। अच्छा, AC के पैरेलल एक लाइन बना लेते हैं। चलो, ये कुछ ऐसा बनेगा। AC के पैरेलल ये वाली लाइन है। ठीक है, रुको मैं इसको दूसरे कलर का बना देती हूँ, रेड ले लेते हैं। ठीक है, हाँ। अब आपको क्वेश्चन में आगे क्या बोला है वो देख लेते हैं। यहां तक का क्वेश्चन तो हमने ड्रॉ कर लिया। MN प्रोड्यूस्ड मीट्स MN। अच्छा, ये इस पॉइंट का नाम भी ले लेते हैं N, ये N था। ठीक है, MN को जब प्रोड्यूस किया गया तो वो CB को मिल रहा है, CB को भी प्रोड्यूस किया गया, और कहाँ पे मिल रहा है? T पॉइंट पर। मतलब ये जो लाइन है ना MN, इसको हमें ज्वाइन करके, एक मिनट, कलर दूसरा ले लेते हैं, ब्लैक ले लेते हैं। चलो, ज्वाइन करके इस तरीके से बढ़ाना है ताकि ये एक पॉइंट पे जाके BC की एक्सटेंशन से मिल सके। अब BC को एक्सटेंड कर देंगे, जरा BC को एक्सटेंड कर देंगे, और ये देखो, ये यहाँ पे इसको मिल जाएगी। इसको मान लो ये स्ट्रेट लाइन है, बहुत आगे चला जाएगा वरना मेरे पास स्पेस नहीं है। ठीक है, ओके। ये पॉइंट जो है ये पॉइंट T है, दिस इज पॉइंट T। अब क्वेश्चन में प्रूव करना है हमें TX2 प्रूव लिख लेते हैं। TX स्क्वायर इज इक्वल टू TB इंटू TC। ठीक है, ये प्रूव करना है। क्वेश्चन समझ में आ गया सबको? ये बताओ। ये ना, यस मैम। हाँ, ये जो क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ पे पैरेलल, एक साइड के पैरेलल एक साइड दे रखी है, ये आपका ट्रायंगल वाले चैप्टर का क्वेश्चन है। BPT थ्योरम अप्लाई होगी इसमें। ठीक है, और क्योंकि दो लाइन पैरेलल है तो दो ट्रायंगल्स कंसीडर करने पड़ेंगे हमें। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, ये जो ट्रायंगल है आपका, देखो TX 2 बार आ रहा है, TX स्क्वायर है ना,
तो ऐसे दो ट्राइंगल जिनमें टी एक्स 2 बार आ रहा हो, कॉमन सेंस मतलब ऑब्वियसली बात है, हमें अपने आउटकम को देखकर हम चलेंगे कि हमें किस डायरेक्शन में आगे बढ़ना है। तो कौन से दो ट्राइंगल है जिसमें टी एक्स आ रहा है, दो ट्राइंगल बताने हैं जिनमें टी एक्स आ रहा है। तो एक तो है आपका ट्राइंगल टी एम सी, है ना, और दूसरा ट्राइंगल है टी एम एक्स, है ना, और इनमें पैरेलल लाइन भी है। तो चलो शुरू करते हैं। इन ट्राइंगल टी एम एक्स, टी एम, मैंने यहाँ पे गिवन नहीं लिखा, गिवन में यही सब कहानी लिखनी है जो आपने यहाँ पे किया है कि भाई एक्स एम जो है वो पैरेलल है ए बी के, और एक्स एन पैरेलल है ए सी के, और क्या है, बस जो इन्होंने दिया हुआ है वही सब लिखना है आपको गिवन में। दिस इज गिवन, टू प्रूव लिख लिया, प्रूफ स्टार्ट करते हैं। मुझे आप बताओ टीएमएक्स जो ट्राइंगल है ना, टीएमएक्स को मैं क्या हाईलाइट कर दूं? रुको, हाईलाइट कर देते हैं एक बार, आपके लिए पहचानने में आसानी होगी। ये रहा, देखो ये वाले ट्राइंगल की बात कर रहे हैं, टीएमएक्स, ये वाला टीएमएक्स ट्राइंगल में आपको ऐसा दिख रहा है कि कोई साइड किसी दूसरी साइड के पैरेलल हो, मतलब कोई किसी साइड के पैरेलल कोई लाइन हो, मतलब बीपीटी लगा पाए हम? बताओ, अगर दिख रहा है तो बताओ, बोलो। NB पैरेलल टू MX। वेरी गुड, शाबाश। एन बी पैरेलल टू MX या XM कह लो उसको, ठीक है। BN लिख लो, BN इज पैरेलल टू XM। तो बीपीटी लगाएंगे इसमें। मुझे बताओ बीपीटी लगाएंगे तो क्या बनेगी आपके पास, क्या रेशो आएगा? ये आएगा आपके पास TN अपॉन दिस अपॉन टोटल, TN अपॉन TM, है ना, TN अपॉन TM इज इक्वल टू TB अपॉन TX। सही है, सही है ना, ये बन गई फर्स्ट इक्वेशन। हाँ हो गया, यूजिंग, यहाँ पे अप्लाई कर देंगे यूजिंग बीपीटी। अब दूसरा ट्राइंगल लेते हैं। कौन सा ट्राइंगल लेंगे? दूसरा ट्राइंगल मैंने क्या बताया था? यूजिंग इन ट्राइंगल, एक मिनट, जस्ट अ मोमेंट। हाँ, इन ट्राइंगल TMC, उसमें भी TX आ रहा है। हाईलाइट कर देते हैं एक बार, मैं दिखा देती हूँ आपको किस ट्राइंगल की बात कर रही हूँ। TMC, इसकी बात कर रही हूँ, देखो, ठीक है। अब इसमें मुझे बताना है, इसमें भी बीपीटी लगेगी। अब मुझे बताओ कौन सी लाइन किसके पैरेलल है, जल्दी। मैम XN इज पैरेलल टू CM। यस, CM इज पैरेलल टू XN, शाबाश। तो अब इसमें बीपीटी लगा देंगे। अब मुझे आप बोलोगे रेशो, पिछली बार मैंने बताया था, अब आप बताओ यूजिंग बीपीटी। TN अपॉन TX बाय TC इज इक्वल टू TN अपॉन T। TN अपॉन TM इज इक्वल टू TX अपॉन TC, सही है। यस मैम। ये सेकंड इक्वेशन हो गई। अब फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को अगर कंपेयर करो तो इनका लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है ना दोनों का, तो राइट हैंड साइड भी इक्वल होगा। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, TB अपॉन TX विल बी इक्वल टू TX अपॉन TC। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, TX का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, और TB इंटू हो गया TC। यही तो प्रूव करना था हमें। आगे क्वेश्चन समझ में? यस मैम। गुड, नेक्स्ट क्वेश्चन मैम, ले लेते। हाँ बेटा बोलो। मैम एक सेकंड मैम एक डाउट था मैम, एक बार बीपीटी थ्योरम आप एक्सप्लेन कर दो। और मैम एक चीज पूछनी थी कि बीपीटी थ्योरम जो है वो हम लोग अगर ना आए एंड में, तो मैम खुद से बना के लिख सकते हैं? एंड में ना आए मतलब मैं समझी नहीं। मैम अगर पेपर के टाइम गलती से भूल गए तो मैम खुद से बना के एक्सप्लेन कर। बीपीटी थ्योरम भूल जाओगे? मैम तब भी सीरियसली, मैं एक मैम तब मतलब कितने 50 सेकंड में बीपीटी थ्योरम रिवाइज कर सकता हूँ शॉर्ट में, अगर मैं बताऊं तो। सीरियसली बता रही हूँ, देखो। मैम आई थिंक वो स्टेटमेंट के बारे में बोल रहा है कि अगर एनसीईआरटी स्टेटमेंट भूल जाए हाँ, तो। अच्छा, स्टेटमेंट की, हाँ अपने आप लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो, बुकिश लैंग्वेज लिखना कंपलसरी नहीं होता है बेटा, आपको कंसेप्ट समझ में आना चाहिए। मैं तो कह रही हूँ, अगर बहुत ही वर्स्ट केस में अगर मान लो आपको इंग्लिश ही नहीं आ रही ना लिखनी किसी क्वेश्चन में, पर आपको पता है कि आपको क्या लिखना है, आप इंग्लिश में भी लिख सकते हो, मतलब मिक्स करके भी लिख सकते हो, हिंदी में भी लिख सकते हो,
आपको मार्क्स मिल जाएंगे। बट वो वर्स्ट सिनेरियो मैंने बताया, मुझे नहीं लगता ऐसा कोई बच्चा होगा जिसे ये परेशानी होगी। बट स्टिल इफ यू आर स्ट्रगलिंग विद द स्टेटमेंट और बुकिश लैंग्वेज, देन यू कैन राइट इन योर ओन वर्ड्स, बट द स्टेटमेंट शुड बी करेक्ट। मतलब ये नहीं होना चाहिए कि आपने या तो उसमें कुछ मिस कर दिया, या आपने अपनी तरफ से कुछ ऐड कर दिया, या कुछ सब्ट्रैक्ट कर दिया। वो नहीं, जो बोला है ना एक्चुअली स्टेटमेंट वो मैम है। मैंने आज मनीषा मैम से बोला, मनीषा मैम ने बोला कि भाई एकदम करेक्ट लिखना, मार्क्स चाहिए। तो आज टेस्ट हुआ था मैम 50 मार्क्स का। क्या समझ नहीं आया, क्या बोल रहे हो? वॉइस ब्रेक हो रही थी। मैम आज मैम आज टेस्ट था ना मैथ्स में। हाँ हाँ। तो मैम मैंने कल पूछा, मैम ने कहा मार्क्स चाहिए तो वही लिखना पड़ेगा एकदम वर्ड टू वर्ड। बेटा देखो, मतलब अच्छा होता है अगर आप वो वाली लैंग्वेज, जो बुक की लैंग्वेज है ना, वो हम बोलते हैं उसको बेसिकली ऑफिशियल लैंग्वेज होती है वो, है ना। मैथ्स की जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो लैंग्वेज है। अगर आप उसे लिखोगे तो ऑब्वियस सी बात है कि जो चेक करने वाला चेकर है ना आपका, उस पर भी अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा इस चीज का, कि भाई आपको वो चीज उसी सेंस में याद है। बट मैं स्टिल आपको बता रही हूँ ये वाली चीज, कि अगर आपको वो याद नहीं हो पा रही है, बिल्कुल भी नहीं याद हो पा रही है, आपने बहुत कोशिश कर ली, तो आप एक काम करना, आप अपनी स्टेटमेंट अपने वर्ड्स में लिख के मुझे दिखा देना बस एक बार। अगर उसमें कुछ मिस्टेक होगी ना तो वो मैं बता दूंगी। अदरवाइज मैं ये चीज मैं बोल रही हूँ कि अगर मैं चेकर होती तो मैं पूरे मार्क्स देती, अगर स्टेटमेंट करेक्ट है तो। इट डजेंट मैटर हाउ यू हैव रिटन, हाउ यू हैव मेड अ स्टेटमेंट, ठीक है। स्टेटमेंट करेक्ट होना चाहिए बस। लैंग्वेज आगे पीछे, ग्रामर तो कुछ भी हो सकती है उसकी, ठीक है। मैम रट्टा मारना पड़ रहा है, आज रट्टा मार के लिखा है पूरा। हाँ, अब मारा है रट्टा, मार पा रहे हो तो चलो, क्या ही कहें उसे। वैसे रट्टा मारने की जरूरत होनी नहीं चाहिए, उसमें क्या ही दिया हुआ है। यही तो बोला है कि एक ट्राइंगल है जिसमें किसी एक साइड के पैरेलल अगर हम कोई कोई लाइन ड्रॉ कर दें, तो वो बाकी दोनों साइड्स को दो डिस्टिंक्ट पॉइंट्स पे कट करती है ना। और अगर हम रेशो निकालें वो जो लाइन को डिवाइड कर रही है, अगर हम उसका रेशो निकालें, तो वो जो लाइन डिवाइड हो रही है वो सेम रेशियो में डिवाइड होंगी। यही तो बोला। अब इसको इंग्लिश में आप कैसे लिखोगे? आप इसे ऐसे लिखोगे, मतलब मैं सिंपल लैंग्वेज में बता रही हूँ, बुक की लैंग्वेज नहीं बोल रही हूँ। अगर मैं होती, ट्रांसलेट करना होता मुझे इसे, तो इस तरीके से करते हम कि दैट इन अ ट्राइंगल इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू अ साइड, एक साइड के पैरेलल अगर करे, एंड इट डिवाइड्स द अदर टू साइड्स ऑन टू डिफरेंट या टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, then these two lines will be divided in the same ratio। बस खत्म। बताओ मैंने इसमें क्या इतना डिफिकल्ट बोल दिया है? पॉइंट है मैम। समझ आया? ठीक है, चलो तो आगे बढ़ते हैं। मैम एक बार वो मैम लिख के भेज दो। मैं ठीक मैं है, भी चलो लिख हूँ। लिख के भेज दूंगी मैं, ठीक है। अब इधर देखो, ये अगला डाउट ले लेते हैं बेटा, जो भी थैंक यू है। मैम। हाँ, अगला नेक्स्ट डाउट ले लेते हैं। ये एक क्वेश्चन है। वो ये क्वेश्चन मुझे जाना पहचाना क्यों लग रहा है? क्या ये प्री बोर्ड के पेपर में आया था? मैम प्री बोर्ड का मैम और वाला क्वेश्चन में था, जब सबको पूरे 10 सेक्शन नहीं और किया था। अच्छा, मतलब ये ही क्वेश्चन आप लोगों ने किया था पेपर में? नो मैम, इसके इसके बाद भी एक और क्वेश्चन था, अच्छा, और वाला। वो वाला किया था, ये नहीं किया था। वो वाला ये था। यस मैम। मैम इसका आंसर होगा x इज इक्वल्स टू माइनस ए माइनस बी। अच्छा, हाँ देखते हैं वो। चलो इसे देखो, सॉल्व करेंगे हम। तो अब इन्होंने कहा है x की वैल्यू निकालनी है। क्वेश्चन में x की वैल्यू निकालनी है, तो x की वैल्यू निकालेंगे तो सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। अब ये तो ऑलरेडी इस तरीके से लिखा हुआ है, यहाँ तो कुछ है नहीं सिंप्लीफाई करने के लिए। राइट हैंड साइड को सिंप्लीफाई करते हैं, एलसीएम लेंगे। देखो तीनों ही नंबर अलग अलग है, मतलब तीनों जो वैल्यूज है अलग अलग है, तो इसका एलसीएम क्या आएगा? a इंटू बी इंटू एक्स। कुछ कॉमन तो है नहीं, तो तीनों को मल्टीप्लाई कर दो, है ना। एलसीएम निकालने का तरीका ये होता मैम है। बहुत बड़ा चले जाएगा ऐसे। क्यों? मैम देखते हैं, लेकिन चलो देख मैम लेते हैं। आप अच्छा बताओ बताओ बताओ, बोलो। मैम आप जो 1/x है उसको आप LHS में ले जाइए, 1 - 1/x हो जाएगा। फिर मैम वही सेम सिंप्लीफाई करेंगे तो एक हम लोग हाँ का LHS वो में आ भी, जाएगा माइनस यस ए। वो भी कर सकते हो, वो चीज भी कर सकते हो, ठीक है। फिर मैम थोड़ा छोटा पड़ेगा, ये वाले मेथड से मैंने किया था वो काफी लंबा लगा था मेरे को। अच्छा अच्छा अच्छा, मैं एक बार करके दिखाती हूँ इसे। अगर ये लगेगा लेंथी तो उस वाले मेथड से भी कर लेंगे, ठीक है। बात तो एक ही है, फिर भी आपको एलसीएम तो लेना ही होगा इधर भी, है ना।
तो चलो ए बी यस एक्स मैम। यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो ए बी एक्स नीचे है, जो यहाँ नहीं है वो यहाँ आ जाएगा एलसीएम में। मतलब ए बी एक्स से ए से ए बी एक्स को डिवाइड करोगे तो ए बी बचेगा, 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो ए बी आएगा यहाँ पे, नहीं सॉरी बी एक्स बचेगा, बी एक्स ठीक है। फिर b से ए बी एक्स को डिवाइड करोगे तो ए एक्स बचेगा, 1 से मल्टीप्लाई करोगे ए एक्स। मतलब तरीका ये होता है कि अगर एलसीएम हम नीचे एलसीएम दिया हुआ है तो जो यहाँ है ना उसको छोड़ के जो बचा वो अपना यहाँ पर आ जाता है, तो ए बी आ गया। तो 1/a+b+x इज इक्वल टू ये दिस थिंग, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, अगले स्टेप में क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ये हटा रही हूँ। क्रॉस मल्टीप्लाई करके ये आ जाएगा आपका ए बी एक्स इज इक्वल टू a+b+x ब्रैकेट बी एक्स प्लस ए एक्स। अच्छा इसी को कह रहे होंगे आदित्य कि लंबा पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना है ना। मैम बहुत फालतू दिमाग खराब हो हाँ जाता है। काफी टर्म्स आएंगी यहाँ पे, कितनी 9 टर्म्स आएंगी बेसिकली। ए की मल्टीप्लाई पहले होगी, ए बी एक्स आएगा, a² x आएगा, फिर आएगा, लेकिन ये सिंपल है वैसे, गलती होने के चांस कम है। फिर b² x आएगा, फिर b से मल्टीप्लाई करोगे ए बी एक्स आएगा, फिर b से मल्टीप्लाई करोगे ए बी स्क्वायर आएगा, फिर तीसरा x से मल्टीप्लाई करनी है तीनों की, तो ये आ जाएगा आपका बी एक्स स्क्वायर, फिर ए एक्स स्क्वायर, फिर ए बी एक्स, लास्ट में ए बी एक्स। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, देखो 1 मिनट, यहाँ पे देखो ए बी एक्स कितने हैं, 1 2 3, 3 ए बी एक्स है ना, 3 ए बी एक्स है, और साथ में क्या है 3 ए बी एक्स, और साथ में a² x है प्लस b² x है, और a² b है, और ab² है। हो गई क्या सारी टर्म्स कवर, देखना कर ली या रह गई कुछ। 1 मिनट रुको, दोबारा चेक करते हैं। ऐसे लिखते हैं, पहले स्क्वायर वाली टर्म को लिखते हैं सबसे पहले, ax², ये हो गई, प्लस और कोई टर्म भी है x² की, हाँ bx², प्लस ये वाली भी हो गई। अब x वाली टर्म्स लिखते हैं, a² x प्लस b² x। अच्छा एक ए बी एक्स तो कैंसिल ही हो जाएगा, यहाँ 0 आ गया, ठीक है, 2 ए बी एक्स बचे, तो उन्हें यहाँ लिख दो 2ab(x). x वाली तीनों टर्म्स लिख ली हमने। ये किसका डाउट था, वो बच्चा प्रेजेंट है ना, यस मैम। समझ में आ रहा है, बताओ क्या किया है अभी। मैम अभी हमने वो जो टर्म्स थी उन्हें ऑर्डर में लिख दिया, और जो 3abx था उसमें से एक abx को यस बिल्कुल, LHS एक ए बी एक्स कैंसिल हो गया, 2 ए बी एक्स बच गए। एक्स वाली टर्म एक साथ लिख दी, x² वाली एक साथ लिख दी, डिग्री के ऑर्डर में लिख रहे हैं, और कांस्टेंट टर्म एक साथ लिख देंगे। कांस्टेंट क्या है हमारे पास, a² भी है और ab² है। ये हो गया हमारा ऑर्डर सॉर्ट। 1 मिनट, ये भी हो गई, ठीक है, ये हम लिख ही चुके थे पहले। तो अब हम कॉमन ले लेंगे, यहाँ पे कॉमन क्या आ जाएगा, देखो जरा, यहाँ से x² कॉमन आ रहा है, क्या आएगा ब्रैकेट में, a+b, साथ में यहाँ से x कॉमन आ रहा है, क्या आ गया साथ में, a² प्लस b² प्लस 2ab। यहाँ से कुछ कॉमन आ रहा है, हाँ ab कॉमन आ रहा है ना, ab कॉमन आ रहा है, ब्रैकेट में क्या बच रहा है, a+b। अब अगले स्टेप में यहाँ ये वाला जो है, ये आइडेंटिटी होती है आपकी a+b का होल स्क्वायर, तो इसको लिख लो प्रॉपरली। तो ये हो जाएगा आपका a+b का होल स्क्वायर प्लस ab और a+b। अब आप देखो तीनों टर्म्स में ना a+b है तीनों में, तो a+b कॉमन आ जाएगा। यहाँ सॉरी मैं abx क्यों लिख रही हूँ यहाँ पे, यहाँ तो 0 हो चुका था ना, तुम लोग बोलते भी नहीं हो, पता है ये कुछ गड़बड़ हुई है। ये लो, ये 0 हो गया था, दिस इज 0, तो मैं एक्चुअली इसे राइट हैंड साइड पे लिख देती हूँ 0 को, ठीक है, इक्वेशन के राइट में। a+b कॉमन ले लो,
ए प्लस बी कॉमन ले लिया तो क्या बच गया, यहां से एक्स स्क्वायर बच गया, यहां से एक्स इंटू ए प्लस बी बच गया, यहां से ए बी बच गया, और इज इक्वल टू 0। ए प्लस बी इधर जाएगा तो 0 हो जाएगा, खत्म हो गया। तो अब क्या बचा हमारे पास, फाइनली एक्स स्क्वायर, क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गई हमें, एक्स स्क्वायर ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी। अब इसको फैक्टराइज कर लो तो इसकी दो टर्म्स बनेंगे यहाँ पे, ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस ए बी, है ना। कॉमन ले लीजिए, एक्स एक्स प्लस ए, और यहां से क्या कॉमन आएगा, बी कॉमन आएगा, एक्स प्लस ए इज इक्वल टू में क्या चल रहा है, 0। मुझे बताओ यहाँ पे डाउट तो नहीं है किसी को, मैं जल्दी तो नहीं कर रही कहीं, तुम लोगों को आ रहा है ना समझ में? यस मैम। यस मैम। गुड, हाँ मैम। हाँ ठीक है। क्या बोला अभी मैम किसी ने? लेंदी जा रहा है, क्या मैम लेंदी जा रहा है, लेंदी। लेंदी तो है बेटा। कितने नंबर में आया था क्वेश्चन? मैम 5 नंबर का क्वेश्चन था। देखो 5 का है तो लेंदी तो होगा, और होना भी चाहिए। 5 नंबर का चेक करने वाला देखे तो सही है, हाँ आपने मेहनत की है। ठीक है, यहाँ पे देखो कॉमन ले लिया हमने, एक्स प्लस ए एक ब्रैकेट में आ गया, एक्स प्लस बी एक ब्रैकेट में, एक्स की वैल्यू यहाँ से दो मैम वैल्यूज आवाज नहीं मिलेंगी। आ रही आपकी, हाँ मैम आपकी आवाज कट रही है। तुम रिकॉर्डिंग देख लेना, उसमें बिल्कुल ठीक मिलेगी तुम्हें। प्रूव दैट द ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी कॉट एक्स बाय 2 प्लस कॉट वाई बाय 2 प्लस कॉट जेड बाय 2 इज इक्वल टू कॉट एक्स बाय 2 इंटू कॉट वाई बाय 2 इंटू कॉट जेड बाय 2। अच्छा, ये आइडेंटिटी बेस्ड क्वेश्चन है। आइडेंटिटी वाले क्वेश्चन है तुम्हारे उसमें सिलेबस में? आइडेंटिटी है मैम तुम्हारे सिलेबस में? यू श्योर अबाउट दिस? मैम पता नहीं, मैं तो बस कर रहा था, क्वेश्चन मिलते जा रहे थे, मैं लगाता जा रहा था। नहीं, लेकिन अब अगर जो सिलेबस क्वेश्चन नहीं देखा। अगर बुक में नहीं है बेटा तो तुम्हें मतलब सिलेबस में नहीं है तो फिर टाइम वो नहीं करना चाहिए। चलो देख लेते हैं एक बार इसे। क्वेश्चन में इन्होंने कहा है कि x प्लस जेड प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू पाई। अच्छा, कॉट लाना है। देखो इसमें हम क्या करेंगे, यहाँ पे x प्लस वाई इज इक्वल टू आपको इसको पाई 90 डिग्री है ना, 90 डिग्री। आपको आइडेंटिटी है, आपने आइडेंटिटी भी नहीं पढ़ी है अभी तो। सिलेबस में आइडेंटिटी थी आपके, कॉट 90 माइनस थीटा, ये पढ़ी है आपने आइडेंटिटी। और एक ये भी है कॉट ए प्लस मैम वो डिलीटेड है। डिलीटेड है, वही तो मैं कह रही हूँ, ये सिलेबस में है नहीं वैसे आपके, बट चलो मैं करा देती हूँ। इधर देखो, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू ये हो जाएगा पाई माइनस जेड, ये z इधर चला जाएगा, माइनस का z। ये बेटा क्वेश्चन पहले थे आपके उसमें सिलेबस में, अब नहीं है ये क्वेश्चंस, ये डिलीट हो चुके हैं, अब नहीं है। मैम एक बार मत कराओ। मैम एक बार आप ऊपर से एक समरी दे दो, मैं फिर कर लूंगा देखो खुद से। डिवाइड कर दो, सॉल्व 2 से डिवाइड कर दो इसको दोनों को, तो ये हो जाएगा आपका x बाय 2 प्लस वाई बाय 2, यहाँ से मिल गया, यहाँ से मिल जाएगा आपका पाई बाय 2, और पाई क्या होता है 180 होता है ना, 180 बाय 2 मतलब 90 हो गया ये बेसिकली। ठीक है, तो यहाँ से फिर आपको क्या करना चाहिए, कॉट लगाना है आपको, कॉट निकालना है इसका। तो दोनों साइड कॉट निकाल लीजिए, को टेंजेंट निकाल लीजिए एंगल्स की। तो कॉट x बाय 2 प्लस वाई बाय 2, यहाँ पर भी कॉट निकालिए, पाई बाय 2। मुझे बताओ यहाँ तक स्टेप्स क्लियर है? ये मैंने जल्दी तो नहीं बता दिया? मैम आप ऐसे ही ऊपर से बता दीजिए, मैं समझ जाऊंगा, मैं हाँ ट्राई हाँ कर ठीक लूंगा, है, फिर ठीक है अगर नहीं होता फिर मैं आपसे पूछ लूंगा। ठीक है, ओके। अब देखो ये जो है ना, यहाँ पे एक आइडेंटिटी लगेगी बेटा, मैं आपको बता देती हूँ। 4 आइडेंटिटी होती है, साइन ए प्लस बी, कॉस ए प्लस बी, टेन ए प्लस बी और कॉट ए प्लस बी, ऐसे ना 4 आइडेंटिटी मेन बेसिक आइडेंटिटी थी, उसमें एक ये कॉट वाली भी होती है। तो कॉट ए प्लस बी क्या होता है, वो ये याद रखने वाली चीज है, अगर आपको याद रहे तो, वो होता है कॉट ए इंटू कॉट बी -1 अपॉन कॉट ए प्लस कॉट बी। ठीक है, ये होता है, ये आइडेंटिटी यहाँ पे अप्लाई होगी, ये वाली। तो यहाँ ये हो जाएगा आपका कॉट x बाय 2 इंटू कॉट y बाय 2
ये आइडेंटिटी समझ में आया ना, ये यूज हम करनी है हमें यहाँ पे। तो मैम एक बार आप फिर से बता दो। ये आइडेंटिटी है बेटा, इसमें बताने वाला कुछ भी नहीं है। ये आइडेंटिटी यूज, आइडेंटिटी का मतलब होता है पहले से बना हुआ फॉर्मूला, उसको हमें यूज करना है यहाँ पे। जैसे कि आपने एक फॉर्मूला, मैंने आपको मैम एक डाउट है। हाँ बताओ। मैम कॉट ए प्लस बी हमारा साइन सॉरी कॉस ए प्लस बी अपॉन साइन ए प्लस बी नहीं होगा? कौन सा? जो आपने अभी फॉर्मूला लिखा कॉट ए प्लस बी, वो हमारा कॉस ए प्लस बी अपॉन साइन ए प्लस बी नहीं होगा? हाँ होगा, बिल्कुल होगा। पर हम कॉस और साइन का करेंगे क्या? क्वेश्चन में तो कॉस साइन है ही नहीं। देखो मैं तुम्हें एक बात बताती हूँ, मजे की मैम बात। सिलेबस के करना था मैम, सुनो मैम सुनो सिलेबस के सुनो, करना। एक चीज मैं बताती हूँ। देखो एक ना दो अभी तुम 11th क्लास में जाओगे, अभी 10th में तो नहीं है वो, 11 12th में आप आइडेंटिटीज पढ़ोगे, ट्रिगो की बहुत सारी आइडेंटिटी। उसमें ना जैसे tan टू थीटा का फॉर्मूला है, तो tan टू थीटा का फॉर्मूला ही 3 फॉर्म में निकलता है। एक निकलता है tan की फॉर्म में, एक निकलता है cos की फॉर्म में, एक निकलता है sin की फॉर्म में। जैसे sin टू थीटा जो होता है ना, वो होता है 2 sin थीटा cos थीटा, ठीक है। और अगर कॉस की फॉर्म में निकालोगे तो कॉस की फॉर्म में भी इसका एक फॉर्मूला होता है, टैन की फॉर्म में निकालोगे तो टैन की फॉर्म में भी एक फॉर्मूला होता है इसी का, साइन टू थीटा का ही। तो ये एक 3 में से एक आइडेंटिटी है। कॉट का क्वेश्चन आप साइन और कॉस की फॉर्म में भी निकाल सकते हो, कॉट की आइडेंटिटी, और कॉट की फॉर्म में भी निकाल सकते हो। बोलो समझ आया अभी? यस मैम समझ आ गया। आप वैसे वो ही ठीक है मैम। आइडेंटिटी आपके सिलेबस में नहीं है, इसीलिए आपको अभी चीज ये, और मुझे तो लग रहा है ये शायद आपके 10th में है भी नहीं, ये 10th में है ही नहीं, ये 11th की आइडेंटिटी है, जो मुझे याद आ रहा है। क्योंकि ये आइडेंटिटी, जैसे आपको याद है मैंने आपको एक क्वेश्चन बताया था ट्रिगो का, जो फर्स्ट क्वेश्चन था ना ट्रिगो वाले चैप्टर का, एक क्वेश्चन था उसमें मैंने आपको बताया था कि बेटा आप 11th क्लास में ना एक आइडेंटिटी पढ़ोगे, आपको याद हो अगर, मैंने ये बताई थी आइडेंटिटी आपको, साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। याद आ रहा है कुछ? ये आइडेंटिटी भी 11th क्लास की आइडेंटिटी है, जो 11th में पढ़ने वाले हो आप, इसी के जैसी है ये आइडेंटिटी। ये अभी आपके सिलेबस में है ही नहीं 10th के में, बट स्टिल मैं क्योंकि अब करा रही हूँ तो करा ही रही हूँ क्वेश्चन, अब देख लो इसे कैसे यूज करेंगे। मैम 10th का हो नहीं रहा, 11th का कर रहे हैं हम लोग। अब जिसका डाउट है उसको बता रही हूँ मैं, बाकी कोशिश कर लो समझने की, ठीक है। तो कॉट ए इंटू कॉट बी -1 अपॉन कॉट ए प्लस कॉट बी, यानी कॉट x प्लस 2 x/2 प्लस कॉट y/2, ठीक है। यहाँ ये समझ आया? बताओ क्या किया हमने इसमें, आइडेंटिटी में वैल्यू पुट की है। क्लियर है? यस मैम क्लियर है। एक और आइडेंटिटी होती है, आपको मैंने क्लास में मे भी शायद बताया हो कि वो तो थी आपके सिलेबस में, अभी 10th के सिलेबस में थी, इन्होंने अब हटा दिए, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं इनको हम। तो साइन 90 प्लस थीटा किसके बराबर होता है? कॉस थीटा के। कॉस 90 प्लस Cos थीटा किसके theta, yes, बराबर ma'am. होता है? साइन थीटा के। कॉम्प्लीमेंट्री Sin एंगल theta. होते हैं, है ना, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होते हैं। ऐसे ही कॉट 90 माइनस थीटा, माइनस ध्यान रखें, tan थीटा। हाँ एग्जैक्टली, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। कॉट 90 माइनस वाले भी एंगल होते हैं, प्लस वाले भी होते हैं, माइनस वाले भी होते हैं। तो माइनस वाले में क्या होता है? कॉट 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू tan थीटा। ये आइडेंटिटी हम यहाँ पे यूज करेंगे, तो ये हो जाएगा आपका tan z/2। अब tan तो हमें चाहिए नहीं, फिर अगेन वही वाली बात आ गई, tan तो चाहिए नहीं हमें, तो कॉट में ही चाहिए अपना पूरा आंसर। तो tan को कॉट में चेंज करना आता है आपको? tan को क्या कहते हैं हम? 1 अपॉन कॉट कहते हैं ना। एक्सक्यूज मी मैम, यस। मैम जो पाई था वो कहाँ गया? कौन सा बेटा? 2 से डिवाइड कर दिया था ना, 90 बन गया था वो। ये देखो, दोबारा दिखाती हूँ तुम्हें, रुको 1 मिनट। अरे सिस्टम हैंग हो गया, इसकी बैटरी डाउन हो रही है। ये देखो पाई ये रहा, हमने पूरी इक्वेशन को शुरुआत में ही 2 से डिवाइड कर दिया था, अभी पता चला? यस मैम। और z/2 को इधर इसलिए लेके आए थे क्योंकि हम जो कॉट की हमें आइडेंटिटी पता है ना, वो 2 एंगल के लिए मालूम है, ए प्लस बी के लिए, इसलिए z/2 को इधर लेके गए थे पहले। चलो अब इधर देखो, ये लिखेंगे, इसे दोबारा लिखेंगे नीचे, सॉल्व कर रही हूँ आगे। तो ये हो जाएगा आपका कॉट x/2 प्लस कॉट
y/2 इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉट z/2। क्लियर है ना? ठीक है, आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। इसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिलेगा कॉट x/2 कॉट y/2। इसकी मल्टीप्लाई कॉट z/2 से भी होगी, दोनों टर्म से होगी कॉट z/2 की मल्टीप्लाई। तो यहाँ ये मिल गया और साथ में मिला माइनस कॉट z/2 इज इक्वल टू कॉट x/2 प्लस कॉट y/2। अब कॉट z/2 माइनस का है ना, इसे इधर ले आओ, प्लस का हो जाएगा ये। तो कॉट x/2 कॉट y/2 कॉट z/2 इज इक्वल टू कॉट x/2 प्लस कॉट y/2 प्लस कॉट z/2। और मेरे हिसाब से शायद आपको यही प्रूव करना था, एक बार देखना ये। यस मैम। मैम हाँ बेटा, यस मैम, प्रूव हो गया। समझ आ गया 10 आदित्य? यस मैम, समझ आ गया। ठीक है। हाँ मैम आइडेंटिटी होनी थी, बोलो। वरना तो हो ही जाता। क्या? आइडेंटिटी पता होनी थी, फिर हो एग्जैक्टली, जाता। आइडेंटिटी पता होनी चाहिए, और आइडेंटिटी आपके सिलेबस में है नहीं, तो बहुत बहुत रेयर चांस है कि इस तरह का क्वेश्चन आएगा। हाँ बेटा बोलो। हाँ मैम पिछले क्वेश्चन में मैम 10 z/x है, तो मैम उसका जो पाई वाला वैल्यू था वो तो नहीं आया। पाई वाला वैल्यू क्यों आएगा? पाई वाला मैम वैल्यू क्योंकि नहीं आएगा बेटा। ये कौन सा पाई वाला वैल्यू कह रहे हो आप? पाई/2 वाला वैल्यू कह रहे हो? यस मैम। पाई/2 ही तो 90 बना है। मैंने यहाँ क्या लिखा मैम है शायद ये वो वाला पाई ले रही है, 22/7 वो वाला। नहीं 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 नहीं, पाई का मतलब 90 है। ट्रिगो में पाई का मतलब है, सॉरी, पाई का मतलब है 180। ट्रिगो में पाई का मतलब 180 है। एंगल की बात ओके कर रहे हैं मैम। ना हम, ठीक है? ओके मैम। हाँ, अब एक क्वेश्चन और बचा था, एक डाउट, और एक ये वाला डाउट बचा था। ये पक्का नहीं कराना ना? यस मैम, बहुत फालतू क्वेश्चन है। चलो, लेकिन अच्छा क्वेश्चन है ये अच्छा है एक्चुअली, आ सकता है ये क्वेश्चन पेपर में। स्टैंडर्ड मैथ्स में चांसेस हैं इसके आने के। मैम ये आ मैम गई थी, करवा दो मैम, प्रॉब्लम नहीं करवा दो है। मैम, मैम करवा दो, इसकी ये बात में सुनो मैम, करवा दो। कोई बच्ची कुछ कह रही है। मैम इसमें प्रॉब्लम नहीं है, कुछ भी नहीं है। देखो, इसमें मैं शॉर्ट में बता देती हूँ आपको। ये जो रेडियस है ना, ये OA, ये नजर आ रहा है? पहले बताओ मुझे, क्वेश्चन नजर आ रहा है सबको? यस मैम। यस मैम। एक मिनट रुको, ये लो, ये यहीं पे लिख दूंगी मैं, ठीक है? तो ये जो आपकी रेडियस है, अरे ये OA जो है, ये रेडियस R होगी, OC भी R होगी रेडियस। पहले वाले उस पार्ट में इन्होंने AB, जैसे AB क्या है, AB परपेंडिकुलर है OA के, तो क्वेश्चन में दे ही रखा है इन्होंने, O सेंटर है, ठीक है? टेंजेंट है तो ऑब्वियसली बात है, रेडियस टेंजेंट पे 90 डिग्री का एंगल बनाती है। क्वेश्चन में इन्होंने कहा है कि पैरामीटर निकालो शेडेड रीजन का। अब देखो, पैरामीटर निकालने के लिए कोई भी फिगर होती है, पैरामीटर निकालने के लिए हम उसकी सारी साइड्स का, जो उसकी बाउंड्री है ना, पूरी की पूरी बाउंड्री को ऐड कर देते हैं। मतलब बाउंड्री का मतलब है ये वाली लाइन BC, मतलब हमें क्या निकालना है बेसिकली, हमें निकालना है BC प्लस AB और प्लस ये लाइन नहीं है, ये क्या है, ये आर्क है, आर्क मैम। आर्क AC, इसकी लेंथ। ये तीनों चीजें जोड़ देंगे ना तो फर्स्ट पार्ट का आंसर आ जाएगा। अब आपको क्वेश्चन में प्रूव करने से पता चल रहा होगा कि आपको क्या क्या चीजें यूज करनी है। आपको R चाहिए, आपको tan थीटा निकालना पड़ेगा, आपको sec थीटा निकालना पड़ेगा, ये चीजें निकालनी पड़ेंगी। और इसको देख करके आपको समझ में आ रहा होगा कि ये हमने फॉर्मूला लगाया। कौन सा फॉर्मूला लगाया? ये वो लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला लगाया हमने। और वैसे भी क्वेश्चन में हमें पता है कि हमें लंबाई किसकी निकालनी है, तो ये बड़ा आसान है। देखो, सबसे पहले आर्क की लेंथ निकालेंगे। आर्क की लेंथ का फॉर्मूला होता है, लेंथ ऑफ आर्क फॉर्मूला होता है θ/360 × 2πr। सबको याद होगा ये वाली चीज। तो थीटा, यहाँ पे थीटा ही है। अच्छा, एंगल आपको लिख नहीं रखा क्या? यहाँ पे थीटा होगा, यहाँ पे एंगल दे रखा होगा यहाँ पे थीटा क्वेश्चन में। तो θ/360 × 2πr, यही फॉर्मूला है। और रेडियस R है हमारी, तो 2 से 360 कैंसिल हो गया, कितना आ गया? 180 आ गया। तो ये जो हमें यहाँ जो चाहिए था वो मिल गया। देखो, πr θ/180, ठीक है?
इसकी लंबाई मिल गई, ये जो आर्क की लेंथ है ये मिल गया, ये वाला हिस्सा मिल गया। अब निकाल लो आप ए बी, निकाल लो ए बी। तो ए बी निकालने के लिए ये देखो, ये एक ट्राइंगल है, ये ट्राइंगल है, इन ट्राइंगल ए ओ बी, ट्राइंगल ए ओ बी, ये राइट एंगल ट्राइंगल है, इसमें वो लगा दो, ट्रिगो के फॉर्मूले लगा दो। क्या निकालो आप, पहले निकालो टेन थीटा। तो टेन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या है, ए बी, और बेस कितना है, एओ। एओ की वैल्यू क्या है, आर, यानी ए बी अपॉन आर। तो टेन थीटा की वैल्यू हो गई ए बी अपॉन आर, या ए बी की वैल्यू हो गई टेन थीटा इंटू आर, आर टेन थीटा। उसके बाद में क्या निकालना है, बीसी निकालना है। अब बीसी तुम ऐसे तो निकाल नहीं पाओगे क्योंकि ये हाफ लाइन है, तो आपको पूरी लाइन निकालनी पड़ेगी, तो ट्रिगो का ही यूज करो। अब आपको ये क्या निकालना है, ये निकालना है आपको Sec ये theta एच है, हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस है, हाइपोटेनियस है ना, हाइपोटेनियस और बेस। हाइपोटेनियस और बेस कौन सा वो यूज करेंगे हम, या फिर सेक थीटा क्वेश्चन में दिया, तो क्वेश्चन में सेक थीटा दे तो रखा है इन्होंने, सेक थीटा ही निकाल लो। सेक थीटा क्या होता है आपका, h by हाइपोटेनियस, d। हाइपोटेनियस अपॉन बेस, यही होता है ना। यानी ये हो जाएगा आपका ओबी, OB by ओबी OA। अपॉन, ओबी अपॉन ओए, यानी ओबी अपॉन ओए, ओए को आप लिख लो आर। तो ये हो जाएगा ओबी की वैल्यू हो जाएगी आर सेक थीटा। अच्छा, हमें ओबी से मतलब नहीं है, हमें तो लंबाई चाहिए बीसी तक की। तो बीसी क्या हो जाएगा आपका, बीसी हो जाएगा ओबी माइनस OB minus ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका आर सेक थीटा माइनस ओसी, कितना है, ओसी है आर, माइनस आर, माइनस आर इज इक्वल्स टू बीसी। हाँ तो तो बीसी मैम की, r कॉमन हो जाएगा तो फिर वो वैल्यू आ यस जाएगी। बीसी की वैल्यू आ गई आर ब्रैकेट में सेक थीटा माइनस वन, या बाद में ले लेना कॉमन, अभी ऐसे ही लिख लो। मैम बस कॉमन अभी मत लीजिए मैम, सबको हाँ प्लस कॉमन करेंगे लास्ट तब में आर कॉमन आ ही जाएगा। बिल्कुल कॉमन लास्ट में ले लेना। ठीक है, अब बस तीनों को जोड़ दो, पैरामीटर निकालने के लिए तीनों चीजों को जोड़ना होगा। यानी पहली चीज थी हमारी ए बी, तो आर टेन थीटा ए बी थी, उसके बाद बी सी थी, उसके बाद आर्क थी। ठीक है, तो आर टेन थीटा प्लस बी सी कितना है, आर सेक थीटा माइनस आर, और साथ में थी हमारी लेंथ ऑफ आर्क, यानी कि क्या था, पाई आर थीटा अपॉन 180। बस अब इन चीज आर कॉमन ले लीजिए, तो क्या बच गया ब्रैकेट में, टेन थीटा प्लस सेक थीटा माइनस वन प्लस पाई थीटा अपॉन 180। यही आई थिंक यही वाला चीज आपको प्रूव करनी थी। देखो आप ये देख लो, बस ये है कि माइनस वन यहाँ पीछे लिखा हुआ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कहीं पर भी लिख लो, आर इन्होंने बाद में पीछे लिखा हुआ है। ठीक है, और तो मैम ऐसे ही एरिया वाला भी करना है मैम, इसको स्किप करिए।